अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ। वजह भारत का रूस से तेल खरीदना। ये अमेरिका का किसी बड़े एशियाई सहयोगी पर अब तक का सबसे भारी टैरिफ है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? अमेरिका खुद रूस से अरबों डॉलर का सामान खरीद रहा है। और यूरोप का व्यापार तो भारत से कहीं ज्यादा है, उन पर टैरिफ कम क्यों? तो आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जा रहे हैं। प्रचार, चुनिंदा निशाना और अमेरिका के दोहरे मापदंड की परतें खोलते हुए। तो चलिए इस पूरी स्थिति पर गहराई से बात करते हैं। 6 अगस्त 2025 राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ दोगुना कर दिया, सीधा 50%। जी। और कारण बताया गया कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी युद्ध मशीन को फाइनेंस कर रहा है। हाँ, ये आधिकारिक बयान था। लेकिन क्या ये इतनी सीधी सी बात थी? मतलब इस कदम से ठीक पहले कुछ और भी चल रहा था, है ना? बिल्कुल, सूत्रों से तो यही पता चलता है कि एक तरह का माहौल बनाया जा रहा था। अच्छा, किस तरह का माहौल? जैसे भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताना या फिर भारत पाक संघर्ष विराम के बारे में झूठे दावे फैलाना, ये सब शायद जमीन तैयार करने जैसा था। और दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिकी अधिकारियों से उनके अपने देश के मतलब अमेरिका के रूस के साथ व्यापार पर सवाल किया गया तो जवाब क्या मिला? क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सीधा टालमटोल। ये काफी कुछ कहता है ना? हाँ, ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है। तो फिर अमेरिका के खुद के व्यापारिक आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं? क्या वो सच में रूस से दूरी बनाए हुए हैं? आंकड़े तो मतलब बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। जैसे जनवरी 2022 से अगर हम देखें तो अमेरिका ने रूस से करीब 24.51 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया है। 24 अरब डॉलर से ज्यादा? जी हाँ, और इसमें खाद जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। खाद का आयात तो 2024 में 11% बढ़कर करीब 1.27 अरब डॉलर हो गया। अरे बाप रे! और सुनिए, परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी यूरेनियम और प्लूटोनियम वो भी 2024 में 624 मिलियन डॉलर का मंगाया। और गाड़ियों और टेक के लिए जरूरी पैलेडियम वो भी 2024 में 878 मिलियन डॉलर का। तो ये आयात रुके तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब अमेरिका खुद भी रूस से वो सामान खरीद रहा है जो उसके लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर अगर दूसरे देशों से तुलना करें, जैसे यूरोपियन यूनियन या चीन, उनके मुकाबले भारत पर ये 50% टैरिफ, ये कितना जायज लगता है? यहीं पर ये जो दोहरा मापदंड और चुनिंदा निशाना साधने वाली बात है वो और भी साफ हो जाती है। कैसे? देखिए, 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस के साथ 67.5 अरब का व्यापार किया। 67 अरब यूरो? जी, और इसमें रिकॉर्ड मात्रा में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी शामिल है। ये तो युद्ध से पहले के लेवल से भी ज्यादा है। अच्छा। और चीन को देखिए, रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है चीन। 2024 में 62.6 अरब का तेल खरीदा। उस पर टैरिफ कितना है? 30%। भारत से कम। हाँ, तुर्की वो भी एक बड़ा खरीदार है, उस पर सिर्फ 15%। और भारत पर सीधा 50%। ये तो वाकई बहुत बड़ा अंतर है। जाहिर है, ये अनुपात साफ इशारा करता है कि निशाना सिर्फ आर्थिक नहीं है, शायद रणनीतिक ज्यादा है। एक और बात जो मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, जो सूत्रों में भी दिखी, जब यूक्रेन वाला संघर्ष शुरू हुआ था तब तो शायद पश्चिमी देशों ने खुद ही भारत को कहा था कि रूसी तेल खरीदो। हाँ, कहा था। मतलब ताकि ग्लोबल मार्केट में स्थिरता बनी रहे। तो फिर अब अचानक ये आरोप क्यों? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे कई परतें नजर आती हैं, कई रणनीतिक वजहें हो सकती हैं। जैसे एक तो साफ तौर पे लगता है कि भारत पर व्यापारिक दबाव बनाना है, खासकर कृषि और डेयरी बाजार खोलने के लिए। ये मांग अमेरिका की पुरानी है। हाँ, ये तो सुनते आए हैं। और दूसरी वजह हो सकती है कि अमेरिका में जो अंदरूनी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स पर आलोचना हो या यूक्रेन शांति वार्ता में कोई खास प्रगति ना होना हो या फिर गाजा नीति पर विरोध, शायद उनसे ध्यान भटकाना हो। अच्छा, घरेलू राजनीति का एंगल। बिल्कुल। और तीसरा, अपने राष्ट्रवादी वोट बैंक मतलब जो मागा बेस है, ट्रंप के कट्टर समर्थक, उन्हें खुश करना। वो पहले भी भारतीय कामगारों और H1B वीजा के खिलाफ मुखर रहे हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब भारत ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? क्या भारत दबाव में आता दिख रहा है? देखिए, भारत का रुख तो काफी कड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सार्वजनिक तौर पर एक कृषि सम्मेलन में कहा कि किसानों और डेयरी उद्योग के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। ये तो बहुत मजबूत बयान है। जी हाँ, और घरेलू स्तर पर भी सरकार को काफी समर्थन मिला है, चाहे वो व्यापार जगत हो या फिर विपक्षी दल, सबने एक तरह से राष्ट्रीय हित में सरकार का साथ दिया है। और क्या भारत अब दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान दे रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है। भारत अब यूरोपियन यूनियन और चीन जैसे वैकल्पिक व्यापारिक साझेदारों की तरफ ज्यादा दिख रहा है। प्रधानमंत्री की
चीन यात्रा की जो योजना बन रही है वो शायद इसी दिशा में एक कदम हो सकता है। तो इन सब दस्तावेजों, बयानों और आंकड़ों को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये टैरिफ का मामला सिर्फ व्यापार या रूस के तेल तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके वैश्विक असर क्या हो सकते हैं? मतलब दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? असर तो काफी गहरा है और शायद लंबे समय तक दिखेगा। पहली बात तो ये कि आर्थिक निर्भरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का चलन बढ़ रहा है। पहले ये आरोप चीन पर लगता था, अब अमेरिका भी वही करता दिख रहा है। दूसरी बात, अमेरिका की साख पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। कई देश, खासकर ग्लोबल साउथ के देश, अब शायद अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के बजाय भारत की तरह थोड़ा प्रतिरोध का रास्ता अपनाएं। तो क्या ये एक तरह से नई वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा है? कह सकते हैं। ये घटनाक्रम वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव और शायद एक नई, ज्यादा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो कुल मिलाकर इन सारे स्रोतों से जो कहानी उभर रही है वो ये है कि भारत पर ये टैरिफ एक दबाव बनाने की रणनीति थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसने न सिर्फ अमेरिका के अपने विरोधाभासों को उजागर कर दिया, बल्कि शायद भारत को भी अपनी वैश्विक साझेदारियों और गठबंधनों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल हमारे लिए सोचने को रह जाता है। क्या? कि आर्थिक दबाव का ये जो नया दौर शुरू हुआ है, ये भारत के लंबी समय से चले आ रहे वैश्विक रिश्तों और जो स्थापित गठबंधन है उनके प्रति भारत के नजरिए को आखिर किस तरह से बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वाकई ये एक अहम सवाल है। अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें बताएं और आगे भी ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।